आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बच्चों क्या, मानवीय जीवन के कारण वन्य जीवों पर प्रभाव। आज का जो टॉपिक है उसी से संबंधित आगे जो टॉपिक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है क्या है देखिए। कहता है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कहता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है जो करता क्या है कि किस देश में किस प्रकार की पेड़ पौधे पाए जाते हैं और किस प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, यानी उसको बांटा है। तो सबसे पहला है सामान्य जातियां, दूसरा है संकटग्रस्त जातियां, तीसरा है सुवेद जातियां, चौथा है क्या, दुर्लभ जातियां, पांचवा क्या है, स्थानिक जातियां, और छठा क्या है बच्चों, लुप्त जाति। यानी क्या कि अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है वो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है या पेड़ पौधा है उनको मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में। क्योंकि हर जीव जंतु या हर पेड़ पौधा किसी खास देश में सब उपलब्ध हो ऐसा नहीं होता है, किसी खास देश में कुछ और उपलब्ध होता है तो किसी देश में कुछ और उपलब्ध होता है। तो इसलिए इनको क्या किया गया है कि इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको बचा करके रखना पड़ता है। तो उसी के आधार पर इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, जिससे आज हम भी पढ़ सकते हैं, हमारे पीछे के जो भी पूर्वज थे उन्होंने भी इनके बारे में पढ़ा, और आने वाले जो भविष्य में जो बच्चे या पीढ़ी है वो भी इनके बारे में क्या हो सके, पढ़ सके। तो चलिए पहला क्या है आपका, सामान्य जातियां। देखिए किसको सम्मिलित किया गया है, कहता कि सामान्य जातियां कहते किसे कहते, कहता वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। कहता है कि ये इसमें इस प्रकार के जीव जंतु या पादप को सम्मिलित किया गया है जो वर्तमान में अभी क्या है, उपलब्ध है, यानी उसमें उस पर कोई भी अभी आंच नहीं आया। आंच का मतलब क्या मतलब बच्चों, कि इस पर अभी कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे में साल है, चीड़ है, कीर्तन जिसको हम लोग गिलहरी भी कहते हैं, ये सब क्या है, सामान्य जातियां क्या, पेड़ पौधे और क्या है, जीव जंतु है। चलिए आगे दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। कहता है कि ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। कहता है कि इसमें इस प्रकार के जीव जंतु को सम्मिलित किया गया है जो लुप्त होने के क्या है, कगार पर है। क्या है, लुप्त होने के कगार पर। कहता है कि जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना क्या है, कठिन। कहता है कि जिन विषम परिस्थिति, विषम का मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि इसके लिए ये क्या है, अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, या तो अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा, या मानव के प्रभाव के कारण इसकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, संकटग्रस्त जातियां कहा गया है। जैसे काला हिरण। बच्चों आप जानते हैं कि लोग हिरण का मांस खाता है, हिरण के चमड़े का उपयोग विभिन्न प्रकार के बैग बनाने में, मान के चलिए जो भी वाद्य यंत्र है जिसमें चमड़ा का उपयोग होता है उसमें भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर है आपका क्या, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, फिर है आपका बच्चों गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी मणिपुरी हिरण। ये सब जितने भी जीव जंतु है बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां में इनको क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया। क्यों, क्योंकि इस पर या तो मानव का हस्तक्षेप है या इनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इनके जीवन पर क्या हो गया है, संकट उत्पन्न हो रहा है, और धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। फिर है अगला बच्चों, कहता कि सुभेद जातियां। कहता कि इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या घट रही है, और यह वैसी जातियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। कहता है कि इसमें इस प्रकार के जीव जंतु या पादप को सम्मिलित किया गया है कि यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो ये किसमें सम्मिलित हो जाएगा, संकटग्रस्त
प्रजातियां में क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। अर्थात इसके लिए भी इस पृथ्वी पर जीना क्या है, संभव नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के जातियों को क्या कहा गया है, सुभेद जातियां कहा गया है। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन, ये सब जितने भी है जीव जंतु जिनका इस पर आप लोगों को चित्र के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, सुभेद जातियां हैं। जिन ये यदि इन पर ख्याल नहीं रखा जाए तो ये आने वाले किस में चला जाएगा, संकटग्रस्त। क्योंकि संकटग्रस्त मतलब क्या है कि इसका यदि हम आज बचा करके नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में इसकी उपलब्धि इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएगी, समाप्त होने के कगार पर हो जाएगी। चलिए आगे। अगला जो है बच्चों दुर्लभ, नाम ही है दुर्लभ, मतलब क्या, नाम ही है क्या, दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदलती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती। कथा कि ये एक तो दुर्लभ है, नाम ही है क्या, दुर्लभ। अब दूसरा, यदि दुर्लभ को आप बचा करके नहीं जाइएगा, आप यदि उसको बचा करके नहीं रखिएगा तो ये भी कहां चला जाएगा, संकटग्रस्त। मतलब क्या कि ये भी, इसकी भी इस पृथ्वी पर से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्त होने के कगार पर हो जाएगा। तो कहता कि इन जातियों की संख्या बहुत ही कम है, इन प्रकार की जातियों की संख्या क्या है बच्चों, बहुत ही कम है। यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां, अब देखिए बच्चों बार बार बोल रहे विषम परिस्थितियां का मतलब क्या, जो उसके लिए अनुकूल नहीं है, यानी उसके लिए लायक नहीं है, ये हो गया उसके लिए क्या, विषम परिस्थितियां। तो विषम परिस्थितियां दो कारणों से होता है बच्चों, एक होता है मानवीय हस्तक्षेप के कारण और दूसरा जो होता है ना वो हमारे क्या, वो हमारे होता है पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण। यानी क्या कि आपके एनवायरनमेंट में कोई ना कोई इस प्रकार का बदलाव हो रहा है, वातावरण में बदलाव हो रहा है, जिसके कारण इनके जीवन में क्या है, उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये जब बुरा प्रभाव पड़ेगा तो बच्चों इनकी धीरे धीरे क्या होगी, संख्या घटते जाएगी और ये भी कहां चला जाएगा, संकटग्रस्त प्रजातियां में। तो जैसे है यूटी टेरेंटुला, यानी ये आंध्र प्रदेश में ही केवल पाया जाता है। उसके बाद है दत्तात्रेय मेढक, ये चकमंगलुरु में पाया जाता है। ग्लाइड मेढक, फिर है आपका क्या, नारकोंडम धनेश, अंडमान कठफोड़वा, आद्री सनबर्ड, ये सब जितने भी आपके ये जो फिगर आप देख रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपका जो है बच्चों ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है आपका दुर्लभ प्रजातियां हैं। ये सारे के सारे क्या है, दुर्लभ प्रजातियां हैं। यदि बचाया ना जा सके, यदि नहीं बचा के चलेंगे, यदि नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में ये भी क्या हो जाएगा, दुर्लभ प्रजातियां में चला जाएगा। अर्थात इनकी भी धीरे धीरे इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएगी, समाप्ति होगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका अगला, कहता कि स्थानिक जातियां, नाम ही है क्या, स्थानिक। स्थानिक का मतलब क्या कि ये किसी न किसी विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता होगा। कहता कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां कहता है कि हमारा देश या पूरा जो ये विश्व है, पूरे विश्व में क्या है बच्चों कि अनेक प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र है और अनेक प्रकार की भौगोलिक दशाएं हैं। और भौगोलिक दशाएं और भौगोलिक क्षेत्र के होने के कारण, भिन्न प्रकार के होने के कारण, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है क्या, स्थानिक। मतलब क्या कि वो केवल उसी क्षेत्र में मिलेगा, कहीं और दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा, इसलिए उनको कहा जाता है क्या, स्थानिक जातियां। जैसे अंडमान अरमानी टील, कहता है कि जैसे में क्या, अंडमानी टील, निको बड़ी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश का क्या, मिथुन, ये सब भी क्या है बच्चों जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये हमारे देश में भी, हमारे देश के अंदर भी अनेक क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, केवल उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे है बच्चों लुप्त जातियां, नाम है क्या, लुप्त जातियां। मतलब क्या कि जो अब इस संसार में क्या है, वर्तमान में उपस्थित नहीं है, ऐसे जातियों को क्या कहते हैं हम लोग, लुप्त जातियां कहते हैं। समझे, कहता है कि ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में
खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। कहता है कि ये ऐसे जातियां हैं जिसके बारे में उसको यदि खोजा गया है, जिस क्षेत्र में ये पाया जाता था उस क्षेत्र में जाने के बाद, खोजने के बाद भी इनकी उपस्थिति, यानी क्या, ये वहां पर स्थित नहीं थे, यानी इनकी उपस्थिति नहीं थी, अर्थात इनकी उपस्थिति नहीं था। अर्थात का कहने का मतलब क्या कि ये अब ये पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। कहता ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख, डोडो पक्षी, यानी क्या कि ये इस प्रकार के जंतु है जो इस पृथ्वी पर से लुप्त हो चुकी है। अर्थात इनको खोजने पर, जहां पर ये इनका निवास स्थान था, जहां पर ये रहते थे, इनको गया खोजने के लिए वहां पर, लेकिन ये नहीं मिला। अर्थात इस पर, यानी क्या कि इस पृथ्वी पर से इनकी क्या हो चुकी है, या तो समाप्त हो चुकी है या अपना स्थान हो सकता है कि कहीं पर क्या बदलाव कर लिया होगा। फिर है बच्चों, वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों के निम्न है। कहता है कि वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों निम्न है। मतलब कहने का मतलब है कि जो वन प्राणी है उनके लिए क्या किया गया है, बांटा गया है। क्या चीज में, कि कैसे हम उस जीव जंतु या पेड़ पौधा को क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा बचा करके रख सके। तो उसके लिए उन्होंने 3 भागों में बांटा। एक राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा विहार या अभ्यारण्य है, और तीसरा क्या है बच्चों, जैव मंडल। तीसरा क्या है आपका, जैव मंडल। जैसे कहता कि राष्ट्रीय उद्यान मतलब क्या, नेशनल पार्क। कहता कि ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। और हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है बच्चों, 85 है, जिसमें हमारे बिहार में भी एक है, पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान। कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान, कहता है कि ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों, अब वन प्राणी में दोनों आ गया बच्चों, जीव जंतु भी आ गया और पेड़ पौधा भी आ गया, कि प्राकृतिक आवास में वृद्धि, मतलब क्या कि जो उसका नेचुरल जो रहने का जो तौर तरीका है उसी तरह का वहां पर एनवायरनमेंट क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और फिर उस क्षेत्र में, उस जगह पर क्या किया जाता है, उस प्रकार के जीव जंतु को ला करके रखा जाता है, जिससे क्या हो सके, उसकी वृद्धि हो सके। वृद्धि कैसे होगा, जब तक उसके लिए क्या प्रजनन नहीं होगी, प्रजनन होगा तभी उसकी संख्या क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। तो कहता कि आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना, कि इस प्रकार का वहां पर माहौल बनाना है, इस प्रकार का वहां पर सेटअप लगाना है कि जिससे क्या हो सके, वह अपना वृद्धि भी कर सके। कैसे, तो प्रजनन के माध्यम से। कहता कि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है कुल बच्चों, 85 है, जिसमें से एक हमारे बिहार में भी है, जो हमारे बिहार की राजधानी पटना है, जहां पर उनका नाम है क्या, संजय गांधी जैविक उद्यान। फिर आगे बच्चों, कहता कि विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य। कहता कि विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य ये वैसे क्षेत्र होते हैं बच्चों जहां पर बहुत सारे क्षेत्र खाली होना चाहिए और वहां पर क्या जल जमा होना चाहिए। उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, समझे। कहता कि यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव क्या होते हैं, सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति हो सकती है। कहता है कि ये निजी संपत्ति भी हो सकती है, क्योंकि ये जो होता है ना, उस क्षेत्र में एक प्रकार का बना होता है जहां पर जल की मात्रा क्या होती, काफी अधिक होती। यानी तराई क्षेत्र में क्या होता है, जहां पर जल ज्यादा दिनों तक टिक करके रह सकता है और रहता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, और उस क्षेत्र में यदि पेड़ पौधों की भी संख्या क्या है, अधिक है, तो उस क्षेत्र को क्या करता है सरकार, विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य, उसको क्या किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है ना। जैसे हमारे बिहार में भी, हमारे बिहार में है, ठीक है ना, तो वो भी इस प्रकार से बनाया गया है कि जहां पर क्या हो सके, वन्य जीव और पेड़ पौधा भी क्या, वन्य जीव मतलब क्या कि वन्य जीव का मतलब क्या कि वन में जो पेड़ पौधा होता है और उसमें जो जीव जंतु रहता है वो दोनों का दोनों क्या रह सके, सुरक्षित हो सके। कहता कि भारत में इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 448। कहता बिहार के बेगूसराय का कांवर झील तथा दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए क्या है,
चिन्हित किया गया है। कहता है कि सरकार ने 2 जगह को बिहार में क्या किया गया है, चिन्हित किया है। क्या के कौन कौन, एक है बिहार के बेगूसराय का कांवर झील और दूसरा क्या है, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान के लिए क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है, जहां पर जीव जंतु क्या किया गया है, वहां पर सुरक्षित रहते हैं। फिर है बच्चों क्या अगला, जैव मंडल। कहता कि बायोस्फीयर रिजर्व, कहता यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है। भारत में इनकी संख्या कितनी है, मात्र 14 है। कहता है कि ये जो आपका है कि जैव मंडल, कहता है कि यह वह क्षेत्र है जहां पर प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण, कहता है कि ये वैसे क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जहां पर प्राथमिकता है कि ये करना ही करना है, ये नहीं करेंगे तो इनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी, घटते जाएगी। तो कहता है कि प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और विश्व के कितने 65 देशों में करीब कितना है, 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है और भारत में इनकी संख्या कितनी है, टोटल 14 है। कितनी है, 14। तो ये था बच्चों क्या कि वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए कुछ क्षेत्र को क्या किया गया है, घोषित किया गया है। पहला था क्या, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा था विहार क्षेत्र या अभयारण्य और तीसरा क्या था, जैव मंडल, जिसमें पेड़ पौधा जीव जंतु यानी क्या वन्य जीव को किस प्रकार से संरक्षण किया जाए और उनकी संख्या कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए इसमें क्या किया गया, प्रयास किया जाता है। आगे का जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रजनन केंद्र। प्रजनन का केंद्र का मतलब कि जहां पर जीव जंतु या पेड़ पौधों की संख्या क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र। जैसे पेड़ पौधा के लिए नर्सरी होता है, मान के चलिए जैसे पेड़ पौधा के लिए क्या होता है, नर्सरी, जहां पर नए नए पौधों को तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नर्सरी कहते हैं। उसी तरह बच्चों क्या है ना कि जीव जंतु को भी उसकी संख्या कैसे बढ़ाया जाए, उस जगह को क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र कहते हैं। सुनिए, वैसा स्थान जहां पर विलुप्त के कगार पर पहुंचे जीव जंतु का संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का कार्य किया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र कहते। कहता है कि उस स्थान को प्रजनन केंद्र कहा जाता है जहां पर उस जीव जंतु को संरक्षण भी दिया जाता है, साथ ही साथ उसकी संख्या कैसे बढ़े ये भी वहां पर क्या सुविधा होती है, वहां पर तैयार उस तरह का किया जाता है। वैसे जगह को क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र कहते। जैसे मुरैना मध्य प्रदेश में बच्चों, जहां पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र, यहाँ का मतलब घड़ियाल को वहां पर क्या किया जाता है, संख्या बढ़ाया जाता है। फिर है दूसरा उड़ीसा के नंदन कानन, जहां पर क्या चीज, उजले बाघ का प्रजनन केंद्र है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, जहां पर सींग वाले गैंडा का क्या किया जाता है, प्रजनन केंद्र, जहां से उसकी संख्या क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं बच्चों, प्रजनन केंद्र कहते हैं। आगे चलिए, आगे है बच्चों क्या, बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर, यानी क्या कि बाघ की संख्या कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए एक क्या नाम दे दिया गया, क्या, बाघ परियोजना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बाघों की संख्या को कैसे हम क्या कर सके, बढ़ा सके। तो चलिए उसके लिए थोड़ा सा पढ़ते। क्या कहता है, कहता कि वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है। कहता है कि आपका जो ये वन्य जीवन जो संरचना है, वन्य जीवन संरचना का कहने का मतलब ये बच्चों कि हमारे जो इस वातावरण में जितने भी जीव जंतु हैं रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे वो पालतू जानवर हो, उनमें जो बाघ है ना एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है। कहता है कि 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 5500 से घटकर मात्र 1827 रह गई थी। कहता है कि जब बाघ परियोजना के बारे में लाया गया, सोचा गया कि आखिरकार दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या क्यों घटते जा रही है, फिर उस पर ये निष्कर्ष निकला कि आखिरकार इसका संख्या घट रहा है क्यों, अब फिर उसमें क्या है, उसको बढ़ाना कैसे है।
तो उन्होंने एक सर्वे किया, उन्होंने देखा कि 1973 में अधिकारियों ने पाया, जो उसका खोज करने वाला, जो सर्वे करने वाला था, उन्होंने ये पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी के आरंभ का मतलब क्या कि 1900 के बाद आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या यानी अनुमान था, एग्जैक्ट नहीं था कि 5500 ही है लगभग, लेकिन वो गिनती किए थे कि 5500 है, से घटकर मात्र कितना हो गया बच्चों 1827, यानी क्या मोटा मोटा 18 यानी क्या 3 गुना कम हो गया। समझ लीजिए कितना गुना हो गया, तो देखिए ना 18 को 3 से गुना करेंगे 18 या 54 यानी 5500, यानी क्या इसका 3 गुना क्या हो गया, घट गया। कहता कि बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना और भोजन के लिए आवश्यक जंगली का न उपलब्ध होना, ये बाघों के घटने का मुख्य कारण था। कहता है कि इस आखिरकार 5500 से 1827 कैसे हो गया। कहता है कि आखिरकार कोई रीजन होगा कि 5500 से 1827 कैसे हो गया। तो इसका रीजन है, कहता है कि बाघों को मारकर उनके व्यापार, क्योंकि उनके चमड़े का, आप जानते हैं कि उनके चमड़े का सबसे ज्यादा उपयोग होता है क्या, वाद्य यंत्र में, क्योंकि काफी क्या होता है, ये महंगा होता है, अच्छा क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। वाद्य यंत्र तो समझते हैं ना बच्चों, हाँ, जो आप लोग गाना बजाना जो रहता है ना, उसमें उसका क्या किया जाता है उपयोग, जैसे देखते होंगे कि ढोलक है, तबला है, हाँ, तो उस समय क्या होता है, चमड़ा, उसके ऊपर चमड़ा लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, आवाजें निकलती है। तो कहता है कि बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, दूसरा आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। स्थलीय आवासीय कैसे सिकुड़ा बच्चों, तो दिन प्रति हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो जब बच्चों जंगलों को हम काटेंगे तो उसका आवाज क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब सिकुड़ता है तो आप लोग सुनते होंगे कि कभी क्या होता है, बाघ जंगल से निकल कर क्या आवाज की ओर आने लगता है। आवाज जब आने लगता है तो उससे क्या होता है, लोगों में भय पैदा हो जाती है। अब वो किसको शिकार करेगा ये पता नहीं रहता, किधर से घात लगाकर वो बैठा रहता है ये पता नहीं है। तो जब आप उसके आवाज को ही आप क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, तो स्वाभाविक है बच्चों वो क्या होगा, वो अपना आवाज को नया आवाज बनाने के लिए क्या करेगा, दर दर भटकेगा। तो इसलिए कहता है कि एक तो आप उसको मार रहे हैं व्यापार के लिए, क्योंकि उसका चमड़ा आपको क्या है, काफी महंगा बिकता है। दूसरा है कि आप अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए घर में फर्नीचर बनाना, टेबल बनाना, कुर्सी बनाना, ये सभी तो सभी क्या चीज से बनेंगे बच्चों, लकड़ी से ही बनेंगे। और जब आप लकड़ी काटिएगा तो उसका घर क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो कहता उनके कारण। दूसरा, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपलब्ध न, क्योंकि आप जानते हैं कि बाघ जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या है, तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से वो मांसाहारी है। क्या है बच्चों, पूर्ण रूप से क्या है, मांसाहारी। तो अर्थात ये किसी न किसी अन्य जंगली जानवर को खा करके क्या करता होगा, अपना पेट भरता होगा। लेकिन आप क्या किए, हिरण को भी मार करके खा गए, और हिरण उसका बाघ का क्या है, मुख्य रूप से भोजन है। अब आप अपने स्वाद को परखने, स्वाद को लेने के लिए, अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए आप हिरण को मार करके खा रहे, तो हिरण तो उसको क्या हो गया, घट गया। तो जिसके कारण जब उसको भोजन नहीं मिलेगा, सही मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, तो भूख के कारण भी क्या होगा, उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। आगे है देखिए, कहते कि उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का क्या है, मुख्य कारण है। कहता कि जो उपजाति है, उपजाति का मतलब क्या है कि जो शाकाहारी जंतु है आप उसको मार करके खा रहे हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। तो जब उनकी संख्या घट जाएगी तो ये क्या होगा, ये भूखा मरेगा। फिर कहता कि बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। कहता कि जो बाघ परियोजना है ये विश्व में सबसे बेहतरीन परियोजना है, जिसमें क्या किया जाता है, जीव जंतु को क्या संरक्षित करने का काम किया जाता है। कहता कि और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 ईस्वी में। कहता कि शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में लगभग कितना हो गया, फिर देखिए 4002 हो गया। समझिए कि ये आपका 19वीं शताब्दी में 5500 से घटकर 2827 हो गया था, जबकि फिर 1985 में लगभग कितना 4002 हो गया, और 1989 में कितना 4334 हो गई। परंतु फिर 1993 में इसकी संख्या क्या घटकर 3600। अर्थात कहीं ना कहीं ये जो घट रहा, बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चों इसमें मानव का हस्तक्षेप होगा ही होगा।
क्योंकि आप उसके जंगल को काट रहे हैं। जब जंगल को काटिएगा तो उसका आवास खत्म होगा। दूसरा, उसका जो भोजन है आप उसको मार करके खाइएगा, या उसको मार करके उसके मान के चलिए चमड़ा का, या उनके जैसे हाथी का दांत वगैरह होता है, वो सब क्या होता है काफी महंगा बिकता था। जब उसका भोजन को क्या कीजिएगा, मारिएगा, तो भाई ये तो क्या होगी, इसकी संख्या क्या होगी, वो भूखे मरेगा। तो भूख जब मरेगा तो बच्चों क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या क्या होती जाएगी, घटते जाएगी। कहता कि पहुंच गए भारत, कहता भारत में 37,731 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व है। कहता है कि हमारे भारत देश में कुल कितना 27 बाघ रिजर्व क्षेत्र को क्या किया गया है, घोषित किया गया है, जो 37,761 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। एक है हमारे बिहार में भी, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि बाघ परियोजना, क्या है, वाल्मीकि बाघ परियोजना है, जिसमें बाघों को क्या किया जाता है, संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। तो रहने दीजिए बच्चों, आज यहां तक। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो को लेकर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।